विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, मराठा कर रहे थे हम। ठीक है, आज हमने करना है अब आंग्ल मराठा संघर्ष। क्या करना है भाई? 7 पेशवा पढ़ लिए हमने। सबसे पहले हमने छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ा, फिर उनके वंशजों के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर छत्रपति शाहू का कार्यकाल देखा, फिर 7 पेशवा पढ़े। अब हमने पढ़ना है आंग्ल मराठा संघर्ष। क्या पढ़ना है? अब आगे अंग्रेज। अब अंग्रेजों और मराठों के बीच में संघर्ष होगा, युद्ध होंगे। अगर मराठे जीत जाते तो इस देश पर शासन कौन करते? मराठे करते। लेकिन कौन जीत गए? अपनी कूटनीति से अंग्रेज जीत गए। चलो, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। सबसे पहले सन याद करना है आपने। क्या करना है? सन याद करना है। 1775 से 1782। 1775 से 1782। क्या करना है? यशपाल एंड ग्रोवर एक ऑथेंटिक बुक होती है मॉडर्न की। यशपाल एंड ग्रोवर के पीछे जितने भी युद्ध हैं उनका एक क्रम लिखा हुआ है। कर्नाटक कर्नाटक कर्नाटक, है ना? उस क्रम को एक बार याद कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से युद्ध कहां पर हुए। कई बार युद्धों का क्रम पूछता है। वो क्या करता है कि भाई, होता क्या कि पता ही नहीं चलता कर्नाटक युद्ध कब हुए, मैसूर युद्ध कब हुए। या तो डेट याद करो या क्रम याद कर लो। ठीक है, तो पहले क्रम याद करो, फिर डेट अपने आप याद हो जाती है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। 1775 से 1782। आंग्ल मराठा युद्ध के प्रथम दौर के कारण मराठों के आपसी झगड़े और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। क्या थी? मराठे आपस में झगड़ रहे थे। वो जितने भी सरदार बताए थे मैंने आपको, कौन भाई? ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और इंदौर के होलकर, बड़े मराठा सरदार थे। तो मराठों के आपसी झगड़े थे, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। इस वजह से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। लेकिन आंग्ल मराठा युद्ध का जो मेन कारण है वह है सूरत की संधि। क्या है? तो पहले समझा देता हूं। क्या था कि क्लाइव के समान कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, महाराष्ट्र में द्वैध शासन स्थापित करना चाहती थी। कहां पर? महाराष्ट्र में द्वैध शासन स्थापित करना चाह रही थी, क्योंकि बंगाल में क्लाइव ने द्वैध शासन स्थापित कर दिया था। 1775 में राघोबा, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य में सूरत की संधि हो गई थी। कौन सी संधि? सूरत की संधि। तो 1775 की सूरत की संधि को याद करना है आपने। इसी संधि के फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो जब भी आपसे पूछेगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण, आंसर सूरत की संधि। किसके बीच? राघोबा और अंग्रेजों के बीच। कब? 1775 में। ठीक है, 1782 में सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया और एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए गए। फिर पूछेगा आपसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? आपने बोलना सालबाई की संधि से। उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा एक बार, कितने सूत्र थे इसमें, कितने पॉइंट थे सालबाई की संधि में? 17 पॉइंट थे। कितने? इसलिए इस संधि को 17 सूत्रीय संधि के नाम से भी जाना जाता है। किस संधि के नाम से? 17 सूत्रीय संधि के नाम से। फिर पूछेगा सालबाई की संधि किस किस के बीच में हुई? तो माधोजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई। किसके बीच में हुई? माधोजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि संपन्न करवाने में माधोजी सिंधिया ने मध्यस्थता की। इस संधि का दूरगामी उद्देश्य मराठों और अंग्रेजों के बीच में लंबी शांति स्थापित करना था। पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच में सालबाई की संधि कराने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो किसकी है? माधोजी सिंधिया की। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पेशवा की तरफ से, यानी पेशवा माधव नारायण राव की तरफ से जो गए थे वो कौन गए थे? माधोजी सिंधिया गए थे। लेकिन जो संधि मानी जाएगी वो पेशवा के साथ मानी जाएगी। किसके साथ? लेकिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो किसने निभाई? माधोजी सिंधिया ने। इसलिए मैंने कहा कि माधोजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई, लेकिन पेशवा माधव नारायण राव, क्योंकि हम लोग माधव राव नारायण बोलते हैं उसको, माधव नारायण राव या माधव राव नारायण और अंग्रेजों के बीच। क्लियर हो गया? ठीक है। इस संधि के दूरगामी उद्देश्य मराठों और अंग्रेजों के बीच में लंबी शांति स्थापित करना था, लेकिन स्थापित नहीं हो सकी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1806। ठीक है, 1782 से लेकर 1806 तक शांति रही।
लेकिन मैंने कहा बहुत लंबी शांति नहीं रही। कितने साल रही? 8, 18, 18 और 3, लगभग 20-21 साल तक शांति रही। उसके बाद फिर युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806। फिर याद करना है आपने, कब से कब तक? 1803 से 1806। इस संघर्ष का दूसरा दौर फ्रांसीसी भय से संलग्न था। फ्रांसीसी भय 1800 ईस्वी में पूना के मंत्री नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु मराठों के लिए अभिशाप बनकर आई। इनकी नाना फडणवीस से मुक्त होने के बाद बाजीराव द्वितीय ने अपना घिनौना रूप दिखाया। उन्होंने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में झगड़े करवाए और षड्यंत्र रचे। नाना फडणवीस तो बहुत ही ज्यादा क्या थे? अनुशासित व्यक्ति थे। क्या थे? है ना, इतना ज्यादा अनुशासन की मैंने कहा था आपको, 12 भाई परिषद में भी थे ये। और इनके अनुशासन से ही क्या हो गया था, एक पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी, बताया था मैंने। लेकिन अनुशासन जरूरी होता है शासन को चलाने के लिए, ठीक है। अब जब ये इनकी डेथ हो गई तो उसके बाद क्या कर दिया? किसने भाई? बाजीराव सेकंड ने, पेशवा बाजीराव सेकंड ने अपना घिनौना रूप दिखाया और उन्होंने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में झगड़े करवाए और षड्यंत्र रचे। 1803 ईस्वी में पेशवा ने जसवंत राव होलकर का नाम याद रखना है, कि भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी। क्या कर दी? जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी। होलकर ने पूना पर आक्रमण करके सिंधिया व पेशवा की सेना को पराजित कर दिया, पूना पर अधिकार कर लिया। उसने अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पूना की गद्दी पर बिठा दिया। क्या कर दिया? यानी मराठा सरदार क्या कर रहे हैं? आक्रमण कर रहे हैं। अब कौन कर रहे हैं भाई? किसी के भाई की हत्या करेंगे तो आक्रमण करेगा। तो मैंने कहा जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी। किसने? पेशवा ने। पेशवा कौन? बाजीराव सेकंड, है ना। तो उसने क्या किया? होलकर ने क्या किया? होलकर ने पूना पर आक्रमण करके सिंधिया और पेशवा की सेना को पराजित कर दिया, पूना पर अधिकार कर लिया। अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पूना की गद्दी पर बिठा दिया। बाजीराव सेकंड ने भागकर बसीन में शरण ली। कहां ली? बेसिन या बसीन बोलते हैं, बेसिन में शरण ली। 1802 में अंग्रेजों से एक संधि, जिसको बोलते हैं बसीन की संधि। क्या बोलते हैं? यहां से क्वेश्चन आता है। 3 संधियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, बसीन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। बसीन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। इनको घोट लेना। अभी घोट लेना मतलब जप लेना, क्योंकि बदेसु एक फॉर्मूला मैंने बताया था, यूपीएससी ने बार बार पूछा है, उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने बार बार पूछा है। इसलिए पूछा है क्योंकि महीनों का अंतर है। क्या है? महीनों का अंतर, इसलिए क्रम पूछती है, सन नहीं पूछती है। क्या पूछती है? क्रम। तो बदेसु, बसीन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। तो बसीन की संधि की शर्तें क्या थी भाई? पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार करके भारतीय व अंग्रेजी पदातियों की सेना को पूना में रखना स्वीकार किया। क्या किया? पेशवा बाजीराव सेकंड ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया और भारतीयों तथा अंग्रेजी पदातियों की सेना को पूना में रखना स्वीकार कर लिया। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। सूरत किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया। चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया और अपने विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए। तो मराठा शक्ति क्या हो गई? एक तरह से समाप्त समझो, क्योंकि अंग्रेजों के पास जो चीज गई फिर तो वापस आती नहीं है। मराठों के लिए यह संधि राष्ट्रीय अपमान के समान था। क्या था? अतः भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। किसने? भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। गायकवाड़ तथा होलकर इस युद्ध से अलग रहे। ये गलती कर दी इन्होंने। गायकवाड़ और होलकर, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ अलग रहे, जबकि नागपुर के जो भोसले थे उन्होंने क्या कर दिया? अंग्रेजों को चुनौती दी। वेलेजली और लॉर्ड लेक ने मराठों को पराजित करके उन्हें संधि करने के लिए विवश कर दिया। किसने? वेलेजली था भाई, वो सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस वाला वेलेजली, जिसने टीपू को मार दिया 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, वही वेलेजली। तो वेलेजली और लॉर्ड लेक ने मराठों को पराजित करके उन्हें संधि के लिए विवश किया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने विजयोपरांत कहा था कि अब भारत हमारा है। क्या कहा था?
अब ये क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, अब भारत हमारा है अंग्रेजों ने ये किस अवसर पर कहे? आंसर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जीतने के बाद कहे, क्योंकि अंग्रेजों को भी सबसे ज्यादा भय किससे था? मराठों से था। मराठा शक्ति को पराजित करना इतना आसान नहीं था। भले ही पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा शक्ति क्या हो गई थी? समाप्त प्राय हो गई थी, लेकिन अभी भी मराठों में क्या था? इतना दम था कि वो भारत पर क्या कर सकते थे? शासन कर सकते थे और अंग्रेजों को पराजित कर सकते थे। लेकिन भारत अब हमारा है, अब भारत हमारा है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के उपरांत किसने कहा? अंग्रेजों ने कहा। ठीक है। भोसले ने विवश होकर 1803 में अंग्रेजों से देवगांव की संधि की। अब आपने ये याद करना, बसीन की संधि कौन कर रहा है? बाजीराव सेकंड। किससे कर रहा है? अंग्रेजों से। देवगांव की संधि कौन कर रहा है? भोसले कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? अंग्रेजों से। और सुरजी अर्जुन गांव की संधि कौन कर रहा है? सिंधिया कर रहा है। किससे कर रहा है? अंग्रेजों से। तो सिंधिया ने 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि से गंगा और यमुना के क्षेत्र कंपनी को दे दिए। गंगा यमुना के क्षेत्र किसको दे दिए? तो मराठों के हाथ से बहुत बड़ा क्या निकल गया? साम्राज्य निकल गया। सब किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों को दे दिया। तो बदेसु क्या? बसीन की संधि, सूर्य अर्जुन गांव की संधि, तो सॉरी देवगांव की संधि, सूर्य अर्जुन गांव। साथ में ये याद रखना है, बाजीराव सेकंड, दूसरे नंबर पे भोसले, तीसरे नंबर पे सिंधिया। याद रहेगा? ठीक, एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। और ऊपर वाले से प्रार्थना करना कि आए। अप्रैल 1804 में होलकर तथा कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया। 1804 में होलकर तथा कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया। यद्यपि आरंभ में होलकर को कुछ सफलताएं मिली, परंतु अंततः उसे पराजित होना पड़ा। विवश होकर होलकर ने 1804 ईस्वी में, यानी सर जॉर्ज बार्लो, कौन? अंग्रेजों की तरफ से कौन था? सर जॉर्ज बार्लो से राजपुर घाट की संधि कर ली भाई। क्या कर ली? तो भाई बदेसु तो याद कर लिया, रा भी याद कर लेना, बदेसुरा, बदेसुरा याद रहेगा। अब राजपुर घाट की जो संधि होती है वो कौन कर रहा है? होलकर कर रहा है। अब फिर दोबारा क्रम बना, बाजीराव सेकंड, दूसरे नंबर पे भोसले, तीसरे नंबर पे सिंधिया, चौथे नंबर पे होलकर। यार सारे मराठा सरदार पेशवा के साथ साथ तीन बड़े मराठा सरदार क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों से संधि कर रहे हैं, पराजित हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? गलती क्या है? गलती एक होकर नहीं लड़े। एक होकर अगर लड़ते अंग्रेजों से तो अंग्रेजों को पराजित कर देते। क्या कर देते? ईस्ट इंडिया कंपनी पहले हो जाती समाप्त। लेकिन एक होकर नहीं लड़े, अलग अलग लड़े, इसलिए क्या हो गया? हार गए। चलो, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भाई 1817 से लेकर 1818, 1817 से 1818 ईस्वी। इस युद्ध का तृतीय और अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने पर प्रारंभ हुआ। किसके आने पर? लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने पर प्रारंभ हुआ। क्या हुआ इसमें? हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान में मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली। हेस्टिंग के पिंडारियों के विरुद्ध अभियान से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली, अतः दोनों दल युद्ध में खिंचाए। कौन? पिंडारी समझते हो? पिंडारियों का दमन है? कुछ याद आ रहा है? पिक्चर भी बनी है, सलमान खान बने हैं पिंडारी उसमें है। पिंडारी तो लूटपाट की घटनाएं करते थे पिंडारी। अब पिंडारियों का दमन किया भाई किसने? हेस्टिंग ने। तो इससे क्या हुआ कि मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली, दोनों दल क्या हो गए? युद्ध में खिंचाए। इस सुव्यवस्थित अभियान के कारण हेस्टिंग्स ने नागपुर के राजा को 27 मई 1816 को, पेशवा को 13 जून 1817 को तथा सिंधिया को 5 नवंबर 1817 को अपमानजनक संधियां करने के लिए बाध्य किया। क्या किया? यानी कोई भी जीत नहीं पाया अंग्रेजों से, तीनों को संधि करनी पड़ी और अपमानजनक संधि करनी पड़ी। विवश होकर पेशवा ने दासत्व का बंधन तोड़ने का एक अन्य प्रयत्न किया, किंतु असफल रहा। बाजीराव का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। पूना का प्रदेश भी क्या हो गया? अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। और इस प्रकार से तीनों जो आंग्ल मराठा युद्ध हैं वो आपने क्या करने, एक तो सन याद करने हैं, एक आपने कारण याद करने हैं। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में ये ध्यान रखना है लॉर्ड हेस्टिंग्स, कारण याद रखना है पिंडारियों का दमन, पिंडारियों का दमन। ठीक है। कौन थे पिंडारियों के नेता भाई? हाँ, समझ में नहीं आया मेरे।
ये किसके नेता थे? वासिल मोहम्मद, करीम खां, हीरू, चीतू। ये किसके नेता थे? हीरू, चीतू, वासिल मोहम्मद और करीम खां किसके नेता थे? पिंडारियों के नेता नहीं थे क्या? चीतू को चीते ने खा लिया, चीतू को चीते ने खाया। किसने? अब मजाक सोच रहे होंगे, अरे हुआ भाई, ऐसे भाग रहा था जंगलों में, चीते ने खा लिया। किसको? तो चार नेता पढ़ते हैं हम इसमें, हीरू, चीतू, वासिल मोहम्मद और करीम खां। इसमें मराठे भी थे, इसमें मुस्लिम भी थे, सब थे इसमें पिंडारियों में। आए चारों नेता आए भाई, चेक कीजिए। ठीक है, तब तक मैं आगे बता रहा हूं। केंद्रीय प्रशासन भाई मराठों का क्या? पेशवाओं के अंतर्गत मराठा प्रशासन पढ़ रहे हैं हम। 18वीं और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में मराठा प्रशासन हिंदू तथा मुस्लिम संस्थाओं का उत्तम मिश्रण था। हिंदू तथा मुस्लिम संस्थाओं का उत्तम मिश्रण था। शिवाजी के अधीन मराठा संविधान में मुगल सम्राट के लिए कोई स्थान नहीं था, कोई स्थान नहीं था। हीरू, चीतू, वासिल मोहम्मद, करीम खां मिले आपको नेता? मतलब ये किसमें पढ़ रहे हैं? पिंडारियों में ना। हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हीरू, चीतू, वासिल मोहम्मद, करीम खां, ऑथेंटिक बुक्स, पुरानी एनसीईआरटी। अब देख लेना, आप चेक कर लेना उसे। आगे वासिल मोहम्मद आएगा भाई, करीम खां आएगा, बड़े नेता थे पिंडारियों के। बहुत सारे नेता हैं, मैंने 4 नेता बताए आपको मेन। ठीक है, तो शिवाजी के अधीन मराठा संविधान में मुगल सम्राट के लिए कोई स्थान नहीं था, परंतु शाहू के काल में मुगल सम्राट की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई थी। छत्रपति शाहू के समय में मुगल सम्राट की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई थी। छत्रपति शिवाजी ने कभी भी मुगल सम्राट की सर्वोच्चता स्वीकार नहीं की थी, ये पता है? छत्रपति शिवाजी ने कभी भी क्या नहीं किया? मुगलों की अधीनता या मुगलों की सर्वोच्चता स्वीकार नहीं की। ठीक है, लेकिन छत्रपति शाहू के काल में मुगल सम्राट की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। 1719 में संधि के अनुसार शाहू ने 10,000 का मनसब फर्रुखशियर से स्वीकार किया और 10 लाख रुपए वार्षिक उसे खिराज देना स्वीकार किया। फर्रुखशियर को 10 लाख रुपए का खिराज देना स्वीकार किया। साथ में फर्रुखशियर से 10,000 का मनसब क्या किया? प्राप्त किया। 10,000 का मनसब बहुत ऊंचा मनसब होता था। मराठा साम्राज्य के मुखिया छत्रपति शिवाजी के वंशज जो मराठा साम्राज्य के मुखिया शिवाजी सेकंड, मराठा साम्राज्य के मुखिया शिवाजी सेकंड, जो कि छत्रपति के वंशज थे, सतारा के राजा थे, किंतु 1750 में संगोला की संधि के से पेशवा ही राज्य के वास्तविक मुखिया बन गया और राजा केवल महलों का महापौर बन गया। संगोला समझौता बताया था मैंने आपको। कब बताया था संगोला की संधि? नहीं, मैंने आपको किस पेशवा के समय बताई थी? बताइए। बालाजी बाजीराव के समय में। बालाजी बाजीराव के समय में संगोला की संधि हुई थी, पेशवा सर्वे सर्वा बन गया था। ठीक है, तो आपने बोलना संगोला की संधि से पेशवा राज्य का वास्तविक मुखिया बन गया, राजा केवल महलों का महापौर बना। आरंभ में पेशवा शिवाजी की अष्टप्रधान समिति का सदस्य होता था, लेकिन सूची में यह पद दूसरे स्थान पर था। सूची में यह पद दूसरे स्थान पर था। पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में पेशवा पद वंशानुगत हो गया। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, किसके समय में पेशवा का पद वंशानुगत हुआ? आंसर बोलना है आपने, बालाजी बाजीराव के समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। ठीक है, और छत्रपति के बाद जो अष्टप्रधान होते थे, तो अष्टप्रधानों में नंबर 1 पे क्या बताया था मैंने आपको? नंबर 1 पे तो छत्रपति के बाद पेशवा, छत्रपति के बाद पेशवा। आरंभ में पेशवा शिवाजी की अष्टप्रधान समिति के सदस्य होते थे। सूची में यह पद दूसरे स्थान पर था। पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में पेशवा पद वंशानुगत हो गया। 1698 में राजा राम ने एक नए प्रतिनिधि पद का सृजन किया। यहां से क्वेश्चन बनेगा फिर, प्रतिनिधि नामक एक नए पद का सृजन किसने किया? आंसर छत्रपति राजा राम ने किया। यूपी वालों ने पूछा एक बार कि पेशवा के दफ्तर को क्या कहते थे? क्या? हुजूर दफ्तर। क्या बोलते थे? हुजूर दफ्तर। और ये पेशवा का जो सचिवालय था, ये कहां पर था? ये था पूना में।
तो पूना में जो पेशवा का दफ्तर या सचिवालय हुआ करता था उसको क्या बोलते थे? हुजूर दफ्तर। ये उत्तर प्रदेश पीछे सा क्वेश्चन रह चुका है, दोबारा बनने की संभावना है। मराठा प्रशासन का केंद्र था कौन? पूना में जो हुजूर दफ्तर था वो मराठा प्रशासन का केंद्र था। यहाँ प्रशासन के विभिन्न विभागों का आलेख सुरक्षित रखे जाते थे, यानी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते थे, और यहीं से राजस्व और व्यय के बजट संबंधी मामलों का निपटारा किया जाता था। इतना क्लियर हो गया? लिखित पढ़त बहुत जरूरी होती है भाई साम्राज्य चलाने के लिए। आय व्यय का लेखा जोखा कहाँ? हुजूर दफ्तर में, पेशवा के दफ्तर में या पेशवा के सचिवालय में। ठीक है, फिर जैसा कि हम पढ़ते ही हैं, स्थानीय और जिला प्रशासन के बारे में पढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, स्थानीय और सूबे को प्रांत, सूबे को प्रांत तथा तरफ एवं परगने को महाल या महल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूबा हो गया बड़ा, उसको बोलते, मतलब प्रांत को क्या बोल रहे हैं? सूबा या प्रांत। ठीक है, सूबा प्रांत बड़ा, सबसे बड़ा क्या है? सूबा प्रांत। प्रांत के अंदर क्या होते हैं? तरफ होते हैं, परगने होते हैं। तरफ और परगनों को क्या कहा जा रहा? महाल। आप आगे चलकर पढ़ोगे, महालवाड़ी बंदोबस्त पढ़ोगे ना। महाल का मतलब क्या हो गया? एक प्रशासनिक इकाई हो गई, एक एरिया हो गया, उसको हम क्या बोल रहे हैं? तरफ। मराठों के समय में हम क्या बोल रहे हैं? तरफ परगने। तरफ परगने को हम क्या बोल रहे हैं? महाल, महल या महाल। ठीक है, प्रत्येक प्रांत एक सर सूबेदार के अधीन होता था। प्रांत में कौन होता था? सर सूबेदार। सूबेदार सूबादार एक ही चीज होती है, या तो बा लगा दो या बे लगा दो, सूबेदार सूबादार। ठीक है, कर्नाटक के सर सूबेदार को अधिक अधिकार प्राप्त था, वह अपने मामलतदार स्वयं नियुक्त करता था। मामलतदार तथा कामविसदार दोनों ही जिला में पेशवा के प्रतिनिधि होते थे। पेशवा के, अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि जिले में पेशवा के प्रतिनिधि कौन होते थे? जैसे अभी क्या होता है? अभी गवर्नर होता है, किसका एजेंट, मतलब किसका प्रतिनिधि है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधि प्रांतों में कौन है? गवर्नर है ना? तो मैं कह रहा हूं जिस प्रकार से अभी भी प्रतिनिधि होते हैं, वैसे ही समझ लो कि उस समय जिलों में पेशवा के प्रतिनिधि कौन होते थे? आंसर मामलतदार और कामविसदार। मामलतदार और कामविसदार। जहां जहां पर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ वो क्वेश्चन बने हुए हैं। क्या बने हुए? मामलतदार पर मंडल, जिले, सरकार, सूबा इत्यादि का कार्यभार होता था। वे सभी प्रकार के कार्यों की देखभाल करते थे, जैसे कि खेती तथा उद्योग का विकास, दीवानी तथा फौजदारी न्याय, नागरिक सेना, पुलिस तथा सामाजिक और धार्मिक झगड़ों की विवेचना। कौन करता था? मामलतदार। कौन करता था? मामलतदार। ग्रामों में कर निर्धारण मामलतदार स्थानीय पटेलों के परामर्श से करता था। किसके? जो स्थानीय पटेल होते थे उनसे परामर्श करने के बाद ग्रामों में कर निर्धारण का कार्य कौन करता था? आंसर मामलतदार करता था। कौन करता था? मामलतदार करता था। मामलतदार तथा कामविसदार के वेतन तथा भत्ते भिन्न भिन्न जिलों की महत्ता के अनुसार होते थे। बड़े जिले बड़ा वेतन, छोटे जिले तो छोटा वेतन। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के काल में ये अधिकार हस्तांतरणीय होते थे, परंतु पेशवाओं के अधीन ये वंशानुगत हो गए। पेशवाओं के अधीन क्या हो गए? छत्रपति शिवाजी के समय में वंशानुगत नहीं था, लेकिन पेशवाओं के समय में ये पद क्या हो गए? वंशानुगत। यानी मामलतदार का बेटा मामलतदार बनेगा, कामविसदार का बेटा कामविसदार बनेगा। किसके समय में? पेशवाओं के समय। क्लियर हो गया? ठीक है। देशमुख तथा देश पांडे अन्य जिलाधिकारी थे। तो मैंने कहा नहीं आपको, जात जो होती है छोटी बड़ी किस चीज से होती है? ये कर्मचारी थे, बाद में क्या बन गए? जात बन गए। अब जात बन गई तो जात में ये हो गया कि भाई जिलाधिकारी होगा तो जिलाधिकारी की जात क्या होगी? ऊंची होगी, और गांव का जो अधिकारी होगा उसकी जात क्या हो गई? नीची हो गई। बस यहीं से ऊंची नीचे आ गई। क्या आ गई? तो बोल दिया कि भाई हम देशमुख हैं, हम देश पांडे हैं। क्या है? अब भाई पता नहीं कौन सी पीढ़ी में ऐसा हो सकता है कि छत्रपति शिवाजी के समय में या छत्रपति साहू के समय में या बीच के जो आपके पेशवा हैं उनके समय में वो रहे हों जिलाधिकारी, लेकिन अभी तक क्या है? वो सिस्टम चला आ रहा है। इतना समझ में आया? तो देश पांडे और देशमुख अन्य जिलाधिकारी थे जो मामलतदार पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। इसके ऊपर अब माना मामलतदार भी अगर कास्ट बन गई तो यार ये लोग नियंत्रण कर रहे हैं किस पर? मामलतदार पर। तो कास्टिज्म में हमेशा क्या रहेगा? देशमुख देश पांडे ऊपर रहेंगे। मामलतदार अगर माना कास्ट होती है, मैं कंफर्म नहीं हूं, तो वो हमेशा क्या रहेगी? मतलब ये माना जाएगा कि हम इन पर नियंत्रण करते थे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है।
ये जमींदारों के वंशज थे जिन्हें छत्रपति शिवाजी ने उनके आनुवंशिक पद से हटा दिया था तथा उन्हें कर वसूल करने की छूट दे दी थी। क्या दे दी थी? कर वसूल करने की छूट दे दी थी। प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने का कार्य कौन करते थे? देशमुख और देशपांडे करते थे। देशमुख और देशपांडे। प्रत्येक जिले में एक कारकुन भी होता था। कारकुन मतलब क्लर्क। कारकुन मतलब क्लर्क। कारकुन भी होता था जो विशेष घटनाओं की सूचना सीधे केंद्र को देता था। लिखत पढ़त होती थी भाई बहुत ज्यादा। क्या होती थी? हाँ, घोड़ों पर बैठकर यहाँ का जो लिखा हुआ पेशवा के दफ्तर से वो लेकर फिर छत्रपति के पास जाना, उनको अवगत कराना, बहुत सारी चीजें होती थी। ठीक है। महल या महाल में मुख्य कार्यकर्ता हवलदार होता था और मजूमदार तथा फडणवीस उसकी सहायता करते थे। मजूमदार और अब देखो ना, फडणवीस भी जो है वो क्या कास्ट है? नाना फडणवीस क्या बन गई? कास्ट। यानी छत्रपति शिवाजी के समय में जो जो लोग कर्मचारी थे वो सब आज महाराष्ट्र में क्या है? जाति है। इतना समझ में आ गया? ठीक, होता ही है। आप अगर ग्राम प्रधान बन गए तो आपका नाम प्रधान जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रधान जी। और धीरे धीरे आपके जो वंशज होंगे वो भी क्या लगाएंगे अपने नाम के आगे? प्रधान। अरे भैया, प्रधान दादा बने थे, प्रधान प्रधान प्रधान, तो फिर ये माना जाएगा कभी गांव के प्रधान थे। क्या थे? कानून गो कास्ट बन गई। कानून गो। शेरशाह सूरी का इतिहास किसने लिखा? हेमचंद्र कानून गो। वो भी कास्ट बन गई। कानून गो जबकि क्या होता है? कर्मचारी होता है। क्या होता है? कर्मचारी होता है। ठीक है। तो भैया महल में मुख्य कार्यकर्ता जो होता था वो कौन होता था? हवलदार होता था, मजूमदार, मजमुआदार, मजूमदार और फडणवीस दोनों उसकी सहायता करते थे। मजूमदार सुना है आपने? रमेश चंद्र मजूमदार, आरसी मजूमदार, ये भी कास्ट बन गई। तो ये समझ लीजिए किस क्षेत्र के लोग हैं? महाराष्ट्र के लोग हैं। ठीक है। अब आते हैं स्थानीय और ग्राम शासन में। कहां पर? स्थानीय और ग्राम शासन में। पेशवाओं के प्रशासन काल में पुराने आत्मनिर्भर और स्वावलंबी ग्राम समुदाय को का महत्व कम हो गया। ग्राम का मुख्य अधिकारी, मुखिया जिसको बोलते थे, पाटिल पटेल होता था। पाटिल और पटेल दोनों ही कास्ट मिलेंगी। क्या मिलेंगी? अब आप बोलेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो गुजरात के थे। भैया गुजरात भी पहले महाराष्ट्र में था। किसमें था? बंबई प्रांत। गुजरात तो बाद में बना। ठीक है। तो पटेल या पाटिल, तो कहीं पर महाराष्ट्र आप जाओगे तो पाटिल मिलेंगे और अगर आप इधर जाओगे तो क्या मिलेंगे? पटेल मिलेंगे। ठीक है। ग्राम का मुख्य अधिकारी, मुखिया जो होता था, पाटिल या पटेल होता था, जो कर संबंधी न्यायिक तथा अन्य प्रशासनिक कार्य करता था। न्यायिक और अन्य प्रशासनिक कार्य करता था। वह ग्राम तथा पेशवा के प्रशासन के बीच मध्यस्थता का कार्य करता था। पाटिल का पद आनुवंशिक था। पाटिल का पद आनुवंशिक था। यानी जो ग्राम का मुखिया बन गया एक बार, उसका बेटा भी क्या बनेगा? पाटिल बनेगा। ठीक है। चलो जी। पटेल को सरकार से वेतन नहीं मिलता था। वह एकत्रित कर का एक छोटा सा भाग अपने लिए रख लेता था। क्या लगता था? एक छोटा सा भाग। वेतन नहीं मिलता था, जो टैक्स वसूल करता था उसका एक छोटा भाग अपने पास रखता था। पटेल के अधीन कुलकर्णी कौन होते थे? कुलकर्णी होते थे। अब भाई कुलकर्णी मतलब लिपिक। गांव के जो लिपिक हैं, क्लर्क हैं, उनको क्या बोल रहे हैं? कुलकर्णी। अब समझ में आ गया आपको कास्टिज्म? क्या समझ में आया भाई? हाजी, पटेल कुलकर्णी रिश्ता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम बड़े हैं कि हम छत्रपति शिवाजी के समय में क्या थे? उच्च पदों पर अधीन थे। ठीक है। और अगर देशमुख तो फिर तो वो और ऊपर हो गए। समझ में आ रहा है? ठीक। कुलकर्णी जो होते ग्राम लिपिक होते थे, जो ग्राम की भूमि का लेखा जोखा रखते थे। गांव की भूमि का लेखा जोखा रखने वाले जो कर्मचारी थे वो कौन थे? कुलकर्णी थे, ग्राम लिपिक थे। कुलकर्णी से नीचे चौगुले होते थे। कौन होते थे? चौगुले जी। चौगुले जी की दुनिया एक नाटक आता था मेरे ख्याल से, बागले। अच्छा, वो बागले जी की दुनिया वो अलग है, अभी आएंगे, बागले भी आएंगे। कुलकर्णी के नीचे कौन होते थे? चौगुले होते थे। कौन होते थे? जो पटेल की सहायता करते थे और कुलकर्णी के लेखों की देखभाल करते थे। यानी कुलकर्णी के ऊपर हो गए एक तरह से। कुलकर्णी के लेखों की देखभाल करने वाले अधिकारी कौन हो गए? चौगुले हो गए। पटेल की सहायक हो गए। किसके हो गए? पटेल के सहायक हो गए। ठीक है। सिक्कों के निर्धारित भार और धातु की शुद्धता की जांच का काम पोतदार करता था। कौन करता था? कभी कभी हमने फोतदार पढ़ा है इसको। खजांची नहीं होता? फोतदार, खजांची। यहां पे हम बोल रहे हैं पोतदार। सिक्कों के निर्धारित भार और धातु की शुद्धता की जांच का कार्य कौन करता था? पोतदार करता था।
गांव की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति 12 कारीगर करते थे। कौन करते थे? तो 12 बलूते और 12 अलूटे। ये चलता है महाराष्ट्र में, चलता था मतलब, कहां? मराठा से। तो 12 बलूते कौन थे भाई? बलूतों, क्या बोलते हैं इनको? बलूतों, 12 बलूतों। कहीं कहीं पर बलूतों भी लिखा होता है, टॉ, लेकिन जो सही शब्द है वो तौ है। 12 बलूतों, 12 बलूते कौन थे? कारीगर थे। 12 कारीगर क्या थे? तो आपने बोलना गांव की औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति कौन करते थे? 12 बलूते करते थे, 12 कारीगर करते थे। इतना समझ में आ गया? ठीक है। मराठों को नागरिक प्रशासन मौर्य प्रशासन से मिलता जुलता था। उत्तर प्रदेश पीछे का क्वेश्चन है किसका? उन्होंने बोला कि मराठों का नागरिक प्रशासन किससे मिलता जुलता था? आंसर मौर्यों से। ठीक है। कोतवाल नगर का मुख्य शासक होता था, वह नगर का मुख्य दंडाधिकारी और पुलिस का मुखिया होता था। आज भी कोतवाल साहब सुना होंगे आप, उस जमाने में भी क्या बोलते थे? कोतवाल। ठीक है। अब आते हैं न्याय प्रणाली पे। इस पे थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं मैं, डिटेल नहीं है, किताब इतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल से पेपर निकालने के लिए। प्राचीन हिंदू स्मृतिकारों का सबसे अधिक प्रभाव मराठा न्याय प्रणाली में देखने को मिलता है। मराठा कानून प्राचीन संस्कृत स्मृति ग्रंथों जैसे दाय भाग, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, जिमुत वाहन की दाय भाग और एक मनुस्मृति, मैंने 3 किताबें बताई थी बहुत पहले आपको। लेकिन इनका जो शासन, जो इनका न्याय प्रणाली थी वो थी किसकी? जिमुत वाहन की दाय भाग और मनुस्मृति आदि पर आधारित थी। किस पर? मनुस्मृति। सबसे प्राचीन जो विधि ग्रंथ है देश में वो कौन है? मनुस्मृति। कौन है? और ये बाद के हैं, जैसे मैंने आपको बताया विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, जिमुतवान की दाय भाग। तो मिताक्षरा पर नहीं कर रहे हैं काम, ये किस पर कर रहे हैं? खाली मनुस्मृति और दाय भाग पर काम कर रहे हैं। और दाय भाग किसकी है? वहां पर लिख दीजिए जिमुतवाहन की। किसकी? जिमुतवाहन की। ठीक है। पाटिल गांव का मामलतदार जिले का सर सूबेदार सूबे का न्यायिक अधिकारी होता था। भाई सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी तो वैसे खुद छत्रपति होते थे। कौन होते थे? लेकिन मैंने कहा प्रांतों में कौन करेगा न्याय? हर जगह थोड़े जाएंगे छत्रपति। प्रांतों में न्याय का काम कौन करेगा? सर सूबादार करेगा या सर सूबेदार करेगा। जिले में कौन करेगा? मामलतदार करेगा। न्यायाधीश है ये। क्या है? न्यायाधीश। और गांव में कौन करेगा? पाटिल करेगा। और न्यायाधिकारी हमेशा से ही क्या रहे? लॉर्ड रहे, माय लॉर्ड। सुने हो? वैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें बोला कि माय लॉर्ड बोलने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन अंग्रेजों के समय में माय लॉर्ड बोला जाता था। दक्षिण भारत में भी जो न्याय पंचायतें होती हैं उनका बड़ा सम्मान होता है। कुछ पिक्चरें देख चुके होंगे आप। ठीक है। न्याय के लिए किसी भी हद तक, है ना। पाटिल गांव का मामलतदार जिले का, सर सूबेदार सूबे का न्यायिक अधिकारी होता था। इनके ऊपर सतारा का राजा होता था। ठीक है। दीवानी मुकदमों का फैसला पंचायतें करती थी। उन्हें प्राय पंच परमेश्वर कहते थे। तो इन पंच परमेश्वरों की बड़ी महत्ता थी गांव में। इनकी पंच प्रधान, पंच परमेश्वर। परमेश्वर ईश्वर का क्या दिया? उन्हें दर्जा दिया है। जब उन्हें ईश्वर का दर्जा दिया तभी वो क्या करेंगे? अच्छे से न्याय करेंगे। तो पंच परमेश्वर कहते थे। पंचायतों से अपील मामलतदार के यहाँ होती थी। माना कोई सेटिस्फाई नहीं है पंचायतों के डिसीजन से, तो फिर कहां जाएगा वो? मामलतदार के पास जाएगा। मामलतदार जिले में होता था। कहां होता था? ठीक है। ग्राम की पुलिस पाटिल के अधीन होती थी। जिले की पुलिस मामलतदार के अधीन होती थी। ग्राम की पुलिस पाटिल के अधीन और जिले की पुलिस मामलतदार के अधीन। ठीक है। अब आय के स्रोत, क्या इनकम कहां से होती थी? पेशवा के शासनकाल के दौरान राज्य के राजस्व के मुख्य स्रोत थे। नंबर 1 भू राजस्व। पेशवा लोगों ने कहां से, मतलब राज्य के लिए इनकम कहां से जुटाई? नंबर 1 लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व। नंबर 2 विविध कर, अलग अलग प्रकार के कर लगाए और उनसे क्या किया? टैक्स वसूला। विविध कर जैसे गृह कर लगा दिया, हाउस टैक्स। क्या लगा दिया? अभी भी तो लगता है, नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं हाउस टैक्स लगेगा, भले कम होता है वो, लेकिन इतने सारे मकान हैं वहां से जब आप उसकी पूरी वो करोगे तो करोड़ों में आता है। इसमें आता है। हाँ। तो गृह कर, कूप सिंचित भूमि पर कर। अगर आप राज्य के कुएं से अपनी भूमि की सिंचाई कर रहे हो तो उस पर भी कर लगेगा। ठीक है। माप तौल के परीक्षण के लिए वार्षिक शुल्क। माप तौल के परीक्षण के लिए वार्षिक शुल्क। विधवाओं के पुनर्विवाह पर कर। विधवाओं के, ये गलत है। इसका मतलब राज्य विधवा विवाह को प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। जबकि हम विजयनगर साम्राज्य में पढ़ते हैं कि वहां पर
विधवाओं के विवाह पर कर नहीं लगता था। इसका मतलब राज्य वहां पर विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देता था, लेकिन मराठा में विधवाओं के पुनर्विवाह पर कर, ये गलत चीज है। ठीक है, पेशवाओं ने विधवा के पुनर्विवाह पर पतदाम नामक कर लगाया। आईएएस का क्वेश्चन है, विधवाओं के पुनर्विवाह पर पतदाम नामक क्या लगाया, कर लगाया। राज्य की आय के अन्य स्रोत जो थे वो चौथ था, जो 1/4 होता था आय का। ठीक है, सरदेश मुखी था जो कि 10% होता था। उन प्रदेशों को देना पड़ता था जो मराठों के अधीन आ जाते थे। मराठों के अधीन प्रदेशों से क्या वसूलते थे मराठे, चौथ और सरदेश मुखी। यानी अगर उस राज्य की कमाई 100 रुपए है तो 25 रुपए किसको देना पड़ेगा, मराठों को देना पड़ेगा, और 10 रुपए और देने पड़ेंगे सरदेश मुखी के। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चौथ की आय का बंटवारा। अब ये देखो, ये आईएएस के क्वेश्चन होते हैं भाई। ऐसा क्या होते हैं? सबसे पहले बबती, क्या बबती मतलब चौथ जो पैसा पूरा आया उसका बंटवारा कैसे होगा। नंबर 1 बबती, जो कि 25% है। कितना? 1/4 है। चौथ में मतलब अगर 100 रुपए आए तो 25 रुपए जो होंगे वो राजा के होंगे। किसके होंगे? बबती अर्थात 1/4 भाग राजा के लिए सहोत्रा, राजा के लिए सहोत्रा के रूप में बबती बोलते हैं 1/4 को। बबती किसको बोलते हैं? लेकिन राजा जब उसको ग्रहण कर रहा है तो उसको सहोत्रा के रूप में ग्रहण कर रहा है। किस रूप में? फिर क्या कर रहे हैं? 6%, 6 रुपए जो मिलेंगे वो किसको मिलेंगे? पंथ सचिव को मिलेंगे। किसको मिलेंगे? पंथ सचिव को मिलेंगे। नाड गुंडा, या कहीं कहीं पर नाथ गुंडा भी लिखा होता है। नाड गुंडा या नाथ गुंडा, यानी 3% जो होगा वो राजा की इच्छा पर निर्भर था कि राजा किसको देता है, कैसे देता है। और जो बाकी बचा हुआ है मोकास 66%, वो मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था। ये आईएएस का क्वेश्चन है। किसका? कि भाई चौथ के 4 भाग कीजिए। सबसे पहले हो गया सहोत्रा, जो कि बबती के रूप में, बबती मतलब 1/4, यानी 25 रुपए चले गए राजा के पास। हाँ जी, नहीं, बबती 1/4, बबती बोलते हैं 1/4 को। बबती 1/4 है और सहोत्रा 6% है। अच्छा, बबती 1/4 राजा के लिए, सहोत्रा 6% पंच सचिव के लिए, नाथ गुंडा 3% राजा की इच्छा पे निर्भर है, राजा किसको बांटता है, और 66% क्या हो गया? मुकास। तो इसको क्या करो आप, एक लाइन में लिखो। सबसे पहले लिखो बबती 1/4, 1/4, उसके आगे क्या लिखना है? नहीं, उसके आगे क्या लिखना? राजा। बबती 1/4, उसके आगे लिखना राजा। उसके बाद लिखना आपने सहोत्रा 6%, सहोत्रा 6%, डैश करके लिखना पंत सचिव। उसके बाद लिखना आपने नाथ गुंडा या नाड गुंडा 3%, राजा की इच्छा पर निर्भर, यानी दान पुण्य जो करेगा राजा वो इन 3 रुपयों से करेगा। और फिर आपने लिखना मुकास में लिखना आपने 66%, और वो डैश करके लिखना है मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए, क्लियर हो गया? सरदेश मुखी भी चौथ की तरह था, लेकिन जब यह प्रदेश सीधा मराठा साम्राज्य में विलय कर लिया जाता था तो 66% मुकास जागीर के रूप में बांट दिया जाता था। किस रूप में? सरदेश मुखी भी चौथ की तरह था, लेकिन जब यह प्रदेश सीधा मराठा साम्राज्य में विलय कर लिया जाता था तो 66% मुकासा जो था वो जागीर के रूप में बांट दिया जाता था। मुकासा भी बोलते हैं, मुकास भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही शब्द सही है। कर्जा पट्टी और जस्ती पट्टी जमींदारों पर लगने वाला असाधारण कर था। क्या था? कर्जा पट्टी और जस्ती पट्टी जमींदारों पर लगने वाला असाधारण कर था। भू राजस्व, भूमि कर, भू राजस्व के बारे में पढ़ते हैं। भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख साधन था। छत्रपति शिवाजी खेत की वास्तविक उपज का भाग लेना पसंद करते थे, परंतु पेशवाओं के काल में यह लंबी अवधि के लिए निश्चित कर लिया गया। ठीक है, कृषकों को नई भूमि जोतने की प्रेरणा देने के लिए उस पर कम कर लिया जाता था। बोलते थे भाई कभी कभी तो कर मुक्त दे देते, बंजर है कर मुक्त, करो खेती करो, जब खेती होगी तब उस पर टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो कम कर लगाया जाता है ताकि क्या करें, किसान ज्यादा से ज्यादा खेती करें। इतना क्लियर हो गया? पेशवा माधवराव ने बंजर तथा पथरीली भूमि को जोतने
की आज्ञा दी, जोतने पर आज्ञा दी कि ऐसी भूमि का आधा भाग इनाम के रूप में किसान को दिया जाएगा। किसको? आधा भाग किसान को इनाम के रूप में दिया जाएगा। कर लगाने तथा एकत्रित करने की व्यवस्था समस्त देश में एक सी नहीं थी। इस प्रकार मराठा कर व्यवस्था में करदाता को संरक्षण मिलता था, परंतु बाजीराव सेकंड के काल में यह व्यवस्था नष्ट हो गई और कर वसूली का अधिकार नीलामी या इजारा ने ले लिया। इजारा बोलते हैं सबसे अधिक बोली बोलने वाले को ठेका दे देना। इजारा मतलब इजारेदारी, ठेके पर दिया जाना। ठीक है, जब इजारेदारी आती है भाई तो तब क्या होता है? तब किसान का शोषण होता है, क्योंकि मैंने तो लगा दिया, बोली लगा दी, मैंने कहा जी मैं 100 रुपए दूंगा, अब पता चला 100 रुपए हो ही नहीं रहे। किसान का शोषण करना पड़ेगा, क्या करने के लिए? 100 रुपए वसूल करने के लिए, और भी निकालना पड़ेगा, अपना भी तो खाना है, राज्य को तो देना ही है 100 रुपए। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे टोल टैक्स, ठेका ले लिया आपने एक बार, वसूली तो करनी पड़ेगी। फिर है काम बिस्दार। काम बिस्दार चौथ वसूल करते थे। चौथ कौन वसूल करते थे? काम बिस्दार करते थे। गुमास्ता सरदेश मुखी की वसूली काश्तकारों से ही की जाती थी तथा गुमास्ता सरदेश मुखी की वसूली काश्तकारों से ही की जाती थी। तो चौथ वसूलने का काम कौन? काम बिस्दार, सरदेश मुखी, गुमास्ता। ठीक है, सरदेश मुखी पूर्णतः राजा के हिस्से में होती थी, क्योंकि वो छत्रपति जो थे वो सरदेश मुख थे। कहां के? महाराष्ट्र के, यानी जो मराठा साम्राज्य था, उस एवज में वो 1/10 लेते थे। क्या लेते थे? तो सरदेश मुखी पूर्णतः राजा के हिस्से में होती थी और इसकी उगाई सीधे काश्तकार से की जाती थी। ठीक है, राजस्थान में मराठों ने चौथ तथा सरदेश मुखी की वसूली की मांग नहीं की। यहाँ के राजाओं पर खानदानी तथा मामलत खराज लगाया जाता था। केवल अजमेर ही सुरक्षात्मक उद्देश्य के कारण मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। अजमेर से क्वेश्चन बन सकता है। अजमेर मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। क्यों? क्योंकि सुरक्षात्मक उद्देश्य के लिए। किसके लिए? सुरक्षात्मक उद्देश्य के लिए। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। मिराजदार भाई, मिराजदार क्या? जमींदार। मिराजदार मतलब जमींदार वे काश्तकार थे जिनकी अपनी भूमि होती थी तथा उत्पादन के साधन जैसे हल, बैल आदि पर अधिकार होता था। मिराजदारों को संभवतः कर विमुक्त भूमि प्राप्त थी, कर मुक्त भूमि प्राप्त थी। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के काल में मिराजदारों की स्थिति सामान्य किसानों के समकक्ष हो गई। छत्रपति शिवाजी के काल में मिराजदारों की स्थिति सामान्य किसानों के समकक्ष हो गई, क्योंकि उन्होंने उनके भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए और उनको टैक्स वसूल करने का अधिकार दिया, लेकिन क्या? कर वसूल करने का अधिकार दिया। ऊपरिस, ऊपरिस कौन थे? बटाईदार थे, जिन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था। वे पेशवा के जिलाधिकारियों की अनुमति से और उनकी देखरेख में कृषि करते थे। कौन? ऊपरिस। ठीक है। मिरास पट्टी या सिंहासन पट्टी मराठा काल में एक उपकर था। सेस क्या था? उपकर मतलब सेस, कर के ऊपर कर, उपकर। मराठा साम्राज्य में किसको सेस की श्रेणी में रखा जा सकता है? आंसर मिरास पट्टी या सिंहासन पट्टी। मिरास पट्टी या सिंहासन पट्टी। राजाराम तथा शाहू के अंतर्गत राज्य के प्रमुख अधिकारियों के पद व्यवहारतः वंशानुगत हो गए थे। अधिकारियों को जो भूमि पहले मोकासा, मोकासा मतलब भूमि अनुदान, जैसे हम इक्ता पढ़ते हैं ना सल्तनत में, वैसे यहां पे क्या पढ़ते हैं मराठों में? मोकासा, भूमि अनुदान। क्या? भूमि अनुदान तथा सरंजाम के तौर पर दी जाती थी। वह पेशवा काल में वंशानुगत बन गई थी और उसे जागीर कहा जाने लगा। सरंजाम भाई, सरंजाम युद्ध में वीरता दिखाने वाले व्यक्ति, सैनिक को क्या दी जाती थी? सरंजाम। ठीक है। और मोकासा भी क्या था? भूमि अनुदान था। प्रारंभ में जागीर तथा मोकासा वंशानुगत श्रेणी में नहीं थे, किंतु 17वीं शताब्दी के बाद ये दोनों ही अनुदान क्या हो गए? वंशानुगत हो गए। पहले नहीं थे लेकिन बाद में वंशानुगत हो गए, जागीर और मोकासा। बरगीर, सरदारों की सेना के निर्भय के मुख्य साधन शत्रु इलाकों में लूटमार करना था। वतनदार वंशानुगत आधार पर तथा सरदार राज्य की ओर से भूमि व भूमि राजस्व के नियंत्रण में समान रूप से भागी थे। वखर मराठों का इतिहास था। वखर क्या था? मराठों का इतिहास। यहां से क्वेश्चन बनाता हूं हल्का हल्का। सेना, क्या बता रहा हूं मैं? सेना। मराठा सेना का गठन मुगल सैन्य व्यवस्था पर आधारित था। मराठा सैन्य विनिमय
दक्षिण के मुस्लिम राज्यों के अधिनियमों पर आधारित थे। पदातियों की अपेक्षा घुड़सवारों पर अधिक बल दिया जाता था। घुड़सवारों ने हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि क्या चाहिए होता है, द्रुतगामी आक्रमण चाहिए होता है ना। तो मराठे जो करते थे द्रुतगामी आक्रमण करते थे, तुरंत 500 सैनिक लिए दिल्ली पर अटैक, मतलब संभलने का मौका नहीं देना। तो इसलिए क्या पदातियों की अपेक्षा घुड़सवारों पर अधिक बल दिया जाता था। छत्रपति शिवाजी सामंतशाही सेना पर निर्भर नहीं थे तथा सेना को सीधे वेतन देना पसंद करते थे। पेशवा लोग सामंतशाही पद्धति पसंद करते थे। क्या पसंद करते थे? यानी सामंत वो हो गए, छोटे जमींदार जो हो गए, उनको कहा सेना रखना भाई, घुड़सवार रख लेना इतने, जब जरूरत पड़ेगी तो अपनी अपनी सेना लेके आ जाना। तो पेशवाओं के समय में कौन? सामंती सेना। जबकि छत्रपति शिवाजी के समय में कौन? अपनी सेना। कौन? अपनी सेना, अपने आप भर्ती करना, उनको नगद वेतन देना। क्या देना? नगद वेतन देना। बहुत सा साम्राज्य जागीरों के रूप में बांट दिया गया था। मराठों के तोपखानों में मुख्यतः पुर्तगाली तथा भारतीय ईसाई भी कार्य करते थे। पेशवाओं ने तोपखाना बनाने के लिए पूना तथा जुन्नार के अंबे गांव में एक कारखाना स्थापित किया। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं। अंबे गांव, कहां पर? अंबे गांव, पूना तथा जुन्नार के अंबे गांव में कारखाना स्थापित किया। क्या करने के लिए? तोप बनाने, तोपखाना बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? ठीक है, तो भाई अंबे गांव जरूर याद रखना। कहां पर? जुन्नार में, और दूसरा पूना में। ठीक। विदेशियों को सेना में भर्ती होने के लिए अधिक वेतन दिया जाता था। टोन ने मराठा संविधान को सैनिक गणतंत्र की संज्ञा दी है। शायद उत्तर प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है कि किसने मराठा संविधान को सैनिक गणतंत्र की संज्ञा दी है? आंसर टोन ने। किसने? टोन ने। इतिहासकार स्मिथ ने, ये बड़ा अजीब सा आदमी है, विदेशी इतिहासकार है, ठीक है, इसने छत्रपति शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य की संज्ञा दी। अब ये भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में बना हुआ। क्या डाकू राज्य की संज्ञा किसने दी? आंसर इतिहासकार स्मिथ ने। ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को डाकू राज्य किसने कहा था? डाकुओं की सेना किसने, डाकुओं का गिरोह किसने कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ये दो क्वेश्चन दोनों मैं देख चुका हूं पेपरों में, ये बने हैं पहले। इतना समझ में आ गया? संधियां मेरे ख्याल से आपने पढ़ी ली होंगी, ठीक है। पुरंदर की संधि एक हमने कब पढ़ी थी? 65 में पढ़ी थी, 1665 में। एक पुरंदर की संधि हमने कहां पढ़ी थी? 1776 में। तो ये जो संधियों का क्रम है ना, ये जरूर याद कर लेना भाई। पुरंदर की संधि है ना, फिर सूरत की संधि, सूरत की संधि तो खैर बाद की है। संगोला की संधि 1750। तीसरे नंबर पे आती झलकी की संधि 1752। चौथे नंबर पे आती है राक्षस भवन की संधि। पांचवें नंबर पे आती कंकापुर की संधि। छठे नंबर पे आती सूरत की संधि। सातवें नंबर पे आती पुरंदर की संधि। आठवें नंबर पे आती बड़गांव की संधि, है ना। नौवें नंबर पे आती सालभाई की संधि। 10वें में बसीन की संधि। 11वें में ग्वालियर की संधि। 12वें में मंदसौर की संधि। अब ये इनके सामने जो जो लिखे हुए हैं, इनको कृपया क्या करना है, आपने ध्यान देना है कि किस किस के बीच में हुई, ठीक है। और बाकी मजमुआदार, मिरासदार, पटेल, कुलकर्णी, चौगले, 12 लूटे, 12 बलूटे। 12 बलूटे जो थे वो कौन थे? शिल्पी। कौन थे? ठीक है। मामलतदार, कामबिजदार, देशमुख, देश पांडे, इनके बारे में जरूर क्या करना है आपने? डिटेल में पढ़ना है। इतना क्लियर हो गया? कल से हम आधुनिक भारत शुरू करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री कल से स्टार्ट हो रही है। कृपया अब बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। किस पे? मॉडर्न पर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो किससे बनते हैं? मॉडर्न से बनते हैं। ठीक है, इतना का